कई बार ऐसा होता है कि हम एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या फिर हम कई स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ऐसे में या तो हम 2-3 बार वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जितनी बार हम चाहें उतनी बार लिख सकते हैं, लेकिन वो टाइप करने में मुश्किल होगा। इसलिए रिपीटेड एग्जीक्यूशन के लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं। सी में 3 टाइप के लूप होते हैं: फॉर, वाइल एंड डू वाइल। पहली तरह का लूप फॉर है, और जहाँ तक मुझे लगता है फॉर ही सबसे ज़्यादा आसान है। तो समझने के लिए हम सबसे पहले फॉर लूप यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ। फॉर लूप यूज़ करके हम 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करेंगे। इससे हम समझेंगे कि फॉर कैसे काम करता है। चलिए एक प्रोग्राम लिखें। इस छोटे से प्रोग्राम में हमने एक फॉर का लूप लगाया और उसके अंदर प्रिंटफ लगा दिया। हमने एक वेरिएबल लिया आई। इस वेरिएबल को हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ये लोकल वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पर आई का स्कोप मेन के अंदर है। स्कोप्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फॉर लूप में हमने आई को इनिशियलाइज किया। पहले सेमीकोलन के जस्ट पहले हम अपने लूप वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। पहले सेमीकोलन के जस्ट बाद और दूसरे सेमीकोलन के जस्ट पहले बीच के पार्ट में लूप की कंडीशन चेक होती है। यहाँ पर हमारी कंडीशन है कि हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे और हमारा वेरिएबल आई 10 से जस्ट बराबर या पहले के वैल्यूज़ पर ही काम करेगा। लास्ट का पार्ट फॉर का हमारे वेरिएबल को एक स्टेप आगे ले जाता है। आई प्लस प्लस का मतलब है बेसिकली आई प्लस प्लस एक पोस्ट फिक्स ऑपरेटर कहलाता है। बेसिकली ये आई इक्वल्स आई प्लस 1 का ही काम करता है। ये बस इसे लिखने का एक अलग तरीका है। पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स और इसी की तरह एक और टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं प्री फिक्स ऑपरेटर्स, और इनकी हम बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। फिलहाल इतना जानना काफ़ी है कि आई 1 से शुरू होता है, तब तक चलता है जब तक आई 10 के बराबर ना हो जाए, और आई एक एक स्टेप करके आगे बढ़ता रहता है। लूप इस तरह चलता है। आई को 1 से इनिशियलाइज किया गया, फिर आई चेक होता है कि क्या वो 10 से कम है या नहीं। तो 1 10 से कम है, इसलिए प्रिंटफ एग्जीक्यूट होता है। प्रिंटफ में हमने %d को 2 डबल कोट्स के अंदर रखा है। इससे प्रिंटफ फंक्शन को पता चलता है कि हम नंबर प्रिंट करना चाहते हैं। %d की तरह अलग अलग तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। यहाँ पर %ld लॉन्ग इंट के लिए होता है। %f फ्लोट के लिए है। %s कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए है। %u अनसाइंड इंट्स के लिए है। इसी तरह से %c भी होता है। %c कैर के लिए है। तो ये तो मैंने बताया कि कितने तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। %d सिंपल इंट्स के लिए होता है, जैसे आई सिंपल इंट है। एक बार ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट हो जाए, फिर हम आई प्लस प्लस यानी आई इक्वल्स आई प्लस 1 करते हैं। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और फिर चेक होगा क्या 2 10 से कम है। 2 10 से कम अभी भी है, तो प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा। अगर हम देखें तो फॉर का एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से होता है। इसको रन करने पे हमने देखा
कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे नंबर्स एक ही लाइन पर प्रिंट हो गए, तो ये हमारे लिए देख पाना मुश्किल है कि एक्चुअली आउटपुट एग्जैक्टली क्या है। तो हम इनको नई लाइंस पे प्रिंट करेंगे। हमने पहली वीडियो में देखा था कि प्रिंटफ अपने आप नई लाइन कभी सप्लाई नहीं करता, तो हमें नई लाइन के लिए \n डबल कोट्स के अंदर ही लगाना होगा। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्रिंटफ ने क्या प्रिंट किया है हमारे लूप के अंदर। हर अलग लाइन पे हम देख सकते हैं 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट हुए हैं। इसी तरह से हम वाइल और डू वाइल भी चला सकते हैं। ये प्रोग्राम वाइल में है और ये एग्जैक्टली वही काम करता है जो काम हमारा पहले वाला प्रोग्राम कर रहा था, यानी नंबर्स को 1 से 10 तक प्रिंट करना। वाइल का फॉर्मेट हमारे कंपेरिजन्स को ज़्यादा महत्व देता है। i = 1 डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के बाद हम i को कंपेयर कर रहे हैं 10 से। सबसे पहले कंपैरिजन होता है, 1 10 से कम है तो वाइल के अंदर जाएंगे, नंबर प्रिंट होगा और फिर i++ यानी i = i+1 कर देंगे। हमने देखा कि इसका आउटपुट भी एग्जैक्टली वही है जो हमारे पिछले वर्जन का था। वाइल लूप का सिंटैक्स फॉर से थोड़ा अलग है। यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले चेक होता है कि कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है, जबकि फॉर में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। वाइल के अंदर आपको कंडीशन देनी पड़ती है अपने लूप वेरिएबल को इंक्रीमेंट करने के लिए, जबकि फॉर में सारे के सारे वेरिएबल्स, कंडीशंस, इंक्रीमेंट सब कुछ एक ही जगह पे होता है, तो उसमें देख पाना आसान है कि आपका लूप एग्जैक्टली कर क्या रहा है। वाइल में हर चीज़ थोड़ी बिखरी हुई है। हमने इनिशियलाइजेशन पहले किया, वाइल के ब्रैकेट्स के अंदर हमने कंडीशन रखी और ब्रेसेस के अंदर हमने i++ रखा। वाइल वहाँ पे काम आता है जहाँ पे हमको कंडीशन कई बार एग्जैक्टली पता नहीं होती, जबकि फॉर में हमको कंडीशंस पता होती हैं। इसको चेंज करके मैंने डू वाइल कर दिया। वाइल को डू वाइल में चेंज करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमने सिंपली वाइल की जगह डू रखा और आखिरी ब्रेस के बाद, डू के ब्रेस के बाद हमने वाइल रख दिया। देखने वाली बात यह है कि डू वाइल में वाइल के बाद एक सेमीकोलन होता है। ये चीज़ कई लोग मिस कर जाते हैं। डू वाइल की खास बात यह है कि डू वाइल कम से कम एक बार एग्जीक्यूट ज़रूर होता है। भले ही आपकी कंडीशन शुरुआत में गलत हो, तब भी ये एक बार एग्जीक्यूट ज़रूर होगा। इसको चलाने पे हमें दिखता है कि डू वाइल ने भी एग्जैक्टली वही काम किया जो काम वाइल और फॉर कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया कि डू वाइल कम से कम एक बार एग्जीक्यूट ज़रूर होता है, भले ही आपकी कंडीशन गलत हो। तो हम इस चीज़ को टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे i की वैल्यू को 11 से इनिशियलाइज़ करता हूँ, यानी i कभी 1 था ही नहीं, i की शुरुआत की वैल्यू ही 11 थी। हमको ये पता है 11 10 से छोटा नहीं होता। डू वाइल में ये पूरा पार्ट एटलीस्ट एक बार चलेगा, प्रिंट होगा और उसके बाद i की वैल्यू 12 हो जाएगी। फिर चेक होगा 12 क्या 10 से कम है या नहीं। क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है तो हम डू वाइल के बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब 11 प्रिंट होना चाहिए और 11 प्रिंट हो रहा है। फॉर्मेटेड प्रिंटिंग बेसिकली प्रिंटफ को यूज़ करता है ताकि आप एग्जैक्ट अपने हिसाब से प्रिंटिंग कर पाएँ, जैसे डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट होने चाहिए या फिर हमारा आउटपुट एग्जैक्टली कितना वाइड होना चाहिए। ये सब फॉर्मेटेड प्रिंटिंग के अंदर आता है। तो सबसे पहले तो %d है। मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, एक इंट a जिसमें मैंने 5 स्टोर किया है, दूसरा फ्लोट b जिसमें मैं 10.223 स्टोर कर रहा हूँ। पहला प्रिंटफ सिंपली %d है, उसके बाद एक \n लगा हुआ है, वो नई लाइन्स के लिए आपको पता है। ये %d सिंपली इंट प्रिंट करता है, तो उसने 5 प्रिंट किया। दूसरा %6d है। %6d बताता है कि 5 को हमें 6 कैरेक्टर्स वाइड प्रिंट करना है और ये राइट जस्टिफाइड होता है। तो दूसरी लाइन में जो 5 प्रिंटेड है, ये वाला राइट जस्टिफाइड है 6 कैरेक्टर्स वाइड, यानी इससे पहले 5 नंबर और आ सकते थे, ये छठा नंबर बन सकता था, लेकिन ये 5 एकदम लास्ट प्लेस पे आया राइट तरफ। इसको राइट जस्टिफिकेशन कहते हैं।
आप यहाँ पे एक मार्जिन इमेजिन कर सकते हैं। अगर ये मार्जिन इधर भी इमेजिन कर लें तो पहला वाला 5 लेफ्ट जस्टिफाइड है, यानी ये डिफ़ॉल्ट होता है। दूसरा वाला 5 राइट जस्टिफाइड है, क्योंकि राइट साइड हम कोई मार्जिन ऐसे ही इमेजिन नहीं कर सकते, तो हमको बताना पड़ता है कि कितनी दूरी पे हम ये मार्जिन इमेजिन करेंगे। यहाँ पे मैंने 6 कैरेक्टर्स की दूरी दी हुई है, तो अगर हम मार्जिन 6 कैरेक्टर्स दूर इमेजिन कर लें तो ये वाला 5 एकदम एंड में प्रिंट हो रहा है। तीसरा है परसेंट एफ। परसेंट एफ सिंपली हमारे फ्लोट वेरिएबल को एज अ फ्लोट वेरिएबल प्रिंट कर देगा। और परसेंट सिक्स एफ ये 6 कैरेक्टर वाइड फ्लोटिंग पॉइंट प्रिंट करता है। ये 6 कैरेक्टर्स एटलीस्ट होते हैं, ना कि एट मैक्स। तो अगर ये एटलीस्ट 6 कैरेक्टर वाइड है तो ये एक्चुअली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पूरा स्पेस ले लेगा। परसेंट पॉइंट टू एफ फ्लोटिंग पॉइंट के डेसिमल डिजिट्स को केवल 2 तक लिमिट कर देता है, इसलिए यहाँ पे 10.22 प्रिंट होगा, ना कि उसके बाद कोई नंबर। परसेंट 6.2 एफ एटलीस्ट 6 कैरेक्टर वाइड पूरा का पूरा नंबर रखेगा राइट जस्टिफाइड, और पॉइंट के बाद केवल 2 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें 10 डेसिमल पॉइंट 22, ये टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं। हमने 6 की विड्थ दी हुई थी, तो यहाँ पर एक हिडन कैरेक्टर है, और अगर हम इन सभी को टोटल करें तो वो 6 के बराबर है, यानी 6 कैरेक्टर्स वाइड डेसिमल पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट्स, 0.2 और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इस वजह से 10.22 ऐसा प्रिंट हो रहा है लास्ट लाइन में। तो ये तो थे हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और फॉर्मेटेड प्रिंटिंग के तरीके। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। परसेंट एक्स होता है हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के लिए, परसेंट ओ होता है ऑक्टल वैल्यूज़ के लिए, और परसेंट 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 इटसेल्फ होता है। परसेंट परसेंट की जगह आप बैकस्लैश% भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास ये सारा का सारा मटेरियल हमारे गोल को रीच करने के लिए काफ़ी है, जो कि है एक प्रोग्राम राइट करना जो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करे।